Good morning, student. In last video lecture, we will discuss about class 12th chemistry, chapter 10, haloalkanes and haloarenes. Our last topic is SN1 and SN2 reactions. Today we will discuss about some important terms about stereochemicals या stereochemistry. Let's start our topic. Stereochemical accept एस्पेक्ट। यस स्टूडेंट्स, देखिए ये जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो क्या हैं। देखिए अपन ने देखा है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के अंदर क्या SN2 रिएक्शन जब होती है तो उसमें वाल्डन इन्वर्जन बनता है प्रोडक्ट, और जो SN1 रिएक्शन होती है उससे रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है ना। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे सबसे पहली बात तो है वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। तो इन सबको समझने से पहले अपन एक चीज़ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मीन्स क्या है। ऑप्टिकल मीन्स यहाँ पर है रेज है ना। ऑप्टिकल वर्ड जो है वो नॉर्मली रेज से रिलेटेड होता है। जो रेज हैं, जो लाइट की रेज हैं, उनको क्या कहा जा सकता है, उनसे रिलेटेड वर्ड जो है वो ऑप्टिकल है। तो क्या कोई कंपाउंड इन ऑप्टिकल रेज के रेस्पेक्ट में एक्टिव है या नहीं है, उसकी एक्टिविटी को चेक करना ही क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को अपन पोलरीमीटर कहते हैं। ये पोलरीमीटर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पूछा जा सकता है पोलरीमीटर कहाँ यूज में लिया जाता है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए। अब यहाँ अपन बात करने वाले हैं ये जो पोलरीमीटर है, इसका जो मेन फंक्शंस होता है वो किस तरह से बनता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कोई लाइट का एक सोर्स है, ये एक सोर्स है जहाँ से कि कोई लाइट जो है वो एमिट हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है ना। इस लाइट में अगर अपन देखते हैं तो जैसे मान लीजिए ये लाइट है, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो ऑल डायरेक्शंस में होगा। ऑल डायरेक्शंस के अंदर ये क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, यानी इसका जो रोटेशन होगा वो ऑल डायरेक्शन में होगा। ये स्लाइड को अपन क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। ये कौन सी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट को जब आप क्या करते हो, एक प्रिज्म में से पास कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक निकोल प्रिज्म है, इस प्रिज्म को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म कहलाता है। निकोल प्रिज्म जो होता है नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ये अपन को याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें दो ट्राइंगल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, उनको चिपका दिया जाता है। उनको एक कनाडा बाल्सम एक सब्सटेंस होता है, उसके थ्रू जो है इनको चिपका दिया जाता है। अब जैसे ही ये लाइट को, जो ऑर्डिनरी लाइट है, इस ऑर्डिनरी लाइट को अपन इस प्रिज्म में से पास आउट कराते हैं, तो प्रिज्म में से पास आउट कराने के बाद जितनी भी ऑर्डिनरी लाइट्स हैं उनका जो मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, यानी कि सब अब एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन करने लग जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पर ये जो लाइट है ये क्या कहलाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। इसे अपन PPL के नाम से भी जानते हैं कि PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको आप क्या करते हो, आपके पास कोई एक सैंपल बॉक्स है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई बीकर है या सैंपल बॉक्स है। इस सैंपल बॉक्स के अंदर आपने कोई सॉल्वेंट लिया हुआ है, और उस सॉल्वेंट के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूट, यानी कि जैसे आप किसी ना किसी तरह का कोई कंपाउंड, जिस कंपाउंड की आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना चाहते हो, उसको आपने इसमें फिल कर दिया है। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से ये लाइट पास होती है, तो पास होने के बाद ये यहाँ से लाइट आगे जा रही होती है, मूव कर रही होती है। अब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एनालाइजर होता है। एनालाइजर एक यहाँ से देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, यहाँ पर इसी के अंदर ये सारा क्या चल रहा है, आपका एक पोलरीमीटर का डायग्राम चल रहा है। पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजरमेंट करते हो। तो यहाँ पर एक एनालाइजर लगा हुआ है, इस एनालाइजर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इसे देखते हो। जब इसे ऑब्जर्वर इसे देखता है तो यहाँ पर कंडीशन ये हो जाती है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो या तो क्या हो सकती है, रोटेट हो सकती है
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो लाइट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो सकती है, रोटेट हो सकती है। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए वो जिस तरह से थी वो बिल्कुल सेम उसी तरह से आपको वापस मिल जाए, यानी कि यहाँ पर भी आपको प्लेन पोलराइज लाइट ही मिल जाए। 3 कंडीशंस की अपन ने बात की हैं। ये जो कंडीशंस हैं इस कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही थी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे ही इसमें से पास हुई तो क्या हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई, यानी कि ये जो सीधी चल रही थी वो रोटेट हो चुकी है। देन एक कंडीशन यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो सकती है, ये रोटेट हो सकती है। इसमें रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। या एक कंडीशन ये हो सकती है कि वापस आपको क्या मिल जाए, PPL मिल जाए, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको वापस से मिल जाए। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, देखिए अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर, या हो सकता है दोनों डायरेक्शन के अंदर, अगर ये रोटेट होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड था, इस कंपाउंड ने क्या कर दिया, इस लाइट के रोटेट कर दिया। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही थी इसको रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड आपने इसमें फिल किया था वो इस ऑप्टिकल के साथ एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इसे अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। और यहाँ पर अगर ऐसा हुआ कि ये जैसे आई थी बिल्कुल वैसे ही वापस बाहर निकल गई, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की फॉर्म में ही वापस आपको मिल गई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है उसने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ रिएक्शन की ही नहीं। तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बोल सकते हैं। तो अपने पास 2 तरह की बातें आ चुकी हैं। एक तो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और एक होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, है ना। तो 2 तरह के कंपाउंड अपने पास हो जाते हैं, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये सब चीजें अपन पढ़ क्यों रहे हैं, अपन इसलिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि अपन समझना चाहते हैं कि वॉल्डन इन्वर्जन क्या होता है और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जो अपन ने SN1 और SN2 रिएक्शंस के अंदर डिस्कस किया था। चलिए, ये वाला टॉपिक जो एक पोलरीमीटर का है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। छोटी छोटी टर्म्स जो हैं ये आपसे रिलेटेड है, पूछी जा सकती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी इस रोटेशन को जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। स्मॉल d से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और प्लस का साइन लगाया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं उनको अपन लीवो रोटेटरी कहते हैं, लीवो रोटेटरी। स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है और माइनस का साइन लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक पूरी तरह से प्रैक्टिकली होता है कि वो लीवो रोटेटरी होगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ये प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकली होता है। आपको जो है पोलरीमीटर के थ्रू ही बताना होता है कि क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कायरल। कायरल कंपाउंड्स। देखिए ये कायरल कंपाउंड्स क्या होता है, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कायरल कंपाउंड्स क्या होता है, कायरलिटी क्या होती है, इनसे रिलेटेड। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं, कायरल कंपाउंड्स क्या होता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि ये कार्बन है और इस कार्बन के थ्रू जो है कितने 4 जो हैं कोई जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर अपन ने बात की कि ये क्या है, एक कायरल कंपाउंड है, ठीक है। अब ये कायरल कंपाउंड हुआ कैसे, इसको पता लगाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक क्या रख दिया, मिरर रख दिया। यहाँ पर एक मैं सिंपल प्लेन मिरर रख रहा हूँ और इसका मैं मिरर में इमेज देखता हूँ। तो जब मैं इसका इमेज देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन की जगह रहेगा, यहाँ पर A है, A की जगह पर रहेगा। ये जो C है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और वो जो B है वो कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्योंकि मिरर इमेज जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि जो सबसे पास में आ रहा है उसे जो सबसे
ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, क्या मैं इसे उठा करके इसके ऊपर रखना चाहता हूं, तो आप देखिए जैसे ही मैं इसे उठाऊंगा तो ये C कहाँ है, इस तरफ है। अगर मैं इसे उठा करके इसके ऊपर लाता हूं तो क्या हो जाता है, C यहाँ आ जाता है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये जो हैं आपके मिरर इमेज तो हैं, बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो सकते हैं। तो दो वर्ड याद रखने हैं आपको कि कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर but not superimposable, not superimposable, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं किए जा सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके कायरल कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ और ये हाथ, ये दोनों जो हाथ है वो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा मैं इस हाथ का अगर मिरर इमेज देखना चाहता हूँ तो वो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा कि अगर मैं इस थंब को यहाँ पर अगर मूवमेंट कराता हूँ तो यहाँ पर ये वाला थंब भी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा मिरर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहता हूं ये क्या है, मिरर इमेज है, ये वाला जो है वो मिरर इमेज है और ये एक्चुअल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी को जो है देखना चाहता हूं तो मैं अगर क्या करूंगा, ऐसे रखूंगा। अब जब ऐसे रखता हूं तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है क्या ये इस मिरर इमेज के ऊपर आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि इसका जो थंब है वो इधर आ गया और इसका जो थंब है वो इस तरफ आ गया, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि ये क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल नहीं हो सकते हैं। कायरल कंपाउंड वो होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हो बट एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं हो सकते हैं। एक और बात आपको थोड़ी सी ये याद रखनी है कि कायरल कार्बन, ये जो कार्बन होगा ये क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। और कायरल कार्बन वो होता है जिससे कि जुड़े हुए सारे जो सब्स्टिट्यूट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट है। तो इस तरह से अपन क्या बता सकते हैं कि कायरल कंपाउंड क्या होते हैं। ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, कायरलिटी कहा जाता है। तो कायरलिटी का मीन्स ये हो गया कि ऐसे फिनोमिना जो कि कायरल को शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कायरलिटी कहलाते हैं, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात आपको ये याद रखना है, ये जो सेंटर होता है इस सेंटर को क्या कहा जाता है, स्टीरियो सेंटर कहा जाता है। ये स्टीरियो सेंटर कहलाता है, ये स्टीरियो सेंटर कहलाता है, ठीक है। जहां से अपन को क्या करना है, कभी भी अगर अपन को देखना है तो कायरलिटी अपन इस कार्बन से चेक कर रहे हैं, तो जिस कार्बन पर कायरलिटी चेक की जा रही है वो क्या कहलाता है, स्टीरियो सेंटर कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं कायरल कंपाउंड्स के लिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए कोई कार्बन लगा हुआ है और इस कार्बन से यहाँ पर एक CH3 जो है ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक जो है CH3 ग्रुप आपका यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपके सामने जो डायग्राम बना रहा हूँ या ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन वेज डैश स्ट्रक्चर कहते हैं। इनको अपन जो है वेज डैश स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से आपके पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का अगर अपन नोमेनक्लेचर करते हैं तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोप बोल सकते हैं। और सारे ही क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको प्रोपेन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक अल्कोहल भी है और वो अल्कोहल कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, 2 प्रोपेनॉल बोल सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, 2 प्रोपेनॉल है। इस 2 प्रोपेनॉल का जब अपन मिरर के अंदर इमेज देखते हैं, जब इसका अपन मिरर में इमेज देखते हैं तो इसका जो मिरर इमेज दिखाई देगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको समझाता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इस टाइप जब लिखा जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ को तो डैश के थ्रू बताया हुआ है एक बॉन्ड को, और एक बॉन्ड को जो है ब्रॉड लाइन के थ्रू बताया हुआ है, और 2 बॉन्ड जो है वो बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से बता दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपके पास
ये जो आपके पास ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो इसमें एक डैश 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 वाली लाइन है और एक ब्रॉड लाइन है। इसे अपन बोलते हैं वेज डैश फॉर्मूला। ये वेज डैश फॉर्मूला कहलाता है और ये जो वेज डैश फॉर्मूला दिया था सबसे पहले वो देने वाले थे फिशर। इसे अपन फिशर प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं कि ये फिशर प्रोजेक्शन है ना। अब ये जो फिशर प्रोजेक्शन है या वेज डैश फॉर्मूले होते हैं, इनमें होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो डैश डैश वाली लाइन है वो ये शो कर रही है कि यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ऑब्जर्वर से अवे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि ये दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये दो CH3 ग्रुप इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर कार्बन है और यहाँ से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक वाला CH3 ग्रुप है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, यानी कि जो भी इसे ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ है, और ये वाला जो है वो कौन सा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, इसे अपन क्या करते हैं, ब्रॉड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डैश डैश वाली लाइन होती है उसका मतलब ये है कि ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। चलिए अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन की जगह कार्बन आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो CH3 इधर आ रहा है, अब ये CH3 कहाँ आ जाएंगे, ये CH3 आ जाएगा यहाँ पर, और एक ये जो CH3 है वो कहाँ आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक CH3 है जो कि यहाँ आ चुका है, और एक CH है वो यहाँ आ गया है, और एक जो है OH है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर इस तरह से क्या बन जाता है, इसका मिरर इमेज बन जाता है। ये क्या है, 2 प्रोपेनॉल है, और ये इस 2 प्रोपेनॉल का मिरर इमेज है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑब्जर्वर के पास में था, ये ऑब्जर्वर से क्या हो गया, अब ये उस तरह से हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखा जाए तो ये जो इमेज है वो क्या हो रहा है, जस्ट रिवर्स हो रहा है। यानी क्या होता है, ये अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है, क्या ये कार्बन कीरेल कार्बन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि कीरेल कार्बन वो होता है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अब देखिए ये तो 2 डिफरेंट है, बट ये 2 क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये कीरेल कार्बन नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या है, ये है एकायरल कार्बन या एकायरल कंपाउंड। ये एकायरल कंपाउंड है, बट क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो सकते हैं? तो अगर अपन इसको देखते हैं, यहाँ से पकड़ के अगर यहाँ पर लेकर आते हैं तो देखिए यहाँ OH इधर आता है, इसका OH इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये एकायरल कंपाउंड है, बट यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इसको सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है ना। एक बात याद रखनी है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पर अपन एक वर्ड पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जिसे अपन कहते हैं आइसोमर। ये कहलाता है आइसोमर। देखिए मर का मतलब क्या होता है, MER मर। मर का मतलब होता है एक यूनिट, और आइसो का मतलब क्या होता है, सेम यूनिट, यानी एक जैसी यूनिट को क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखता हूं तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 कार्बन है, तो मैंने इसको लिख दिया C3। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन है आपके पास 7, तो ये मैंने लिख दिया H7, और एक क्या है, OH है, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पर बात करूंगा तब भी क्या आएगा, C3H7OH आ जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, आइसोमर्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट क्या है स्पेस के अंदर, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं और ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, इनको अपन कहते हैं एनाइंशोमर्स। इसको क्या कहा जाता है, एनाइंशोमर्स कहा जाता है। ये
एनाइंशोमर्स कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, आपसे पूछी जा सकती है एनाइंशोमर्स क्या होते हैं। तो ऐसे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट इनका एक दूसरे में जब अपन इनका मिरर इमेज देखते हैं तो वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एनाइंशोमर्स कहलाते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर दो अलग अलग टाइप के आपके पास आइसोमर्स बने हैं तो ये अपन मान सकते हैं कि ये वाला अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा, अगर ये वाला लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा तो ये क्या कर देगा, लिवो रोटेटरी कर देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, जस्ट अपोजिट भी तो हो रहे हैं, मिरर इमेज जस्ट अपोजिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एनाइंशोमर्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनके क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है, इनका जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर वो डिफरेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इससे बाद अपन कुछ और छोटी छोटी टर्म्स के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला एक टर्म आता है जिसे अपन कहते हैं इन्वर्जन, और एक तो आता है इन्वर्जन, एक आता है रिटेंशन, और एक आता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर अपन बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक कार्बन है और यहाँ पर एक C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, और आपने क्या किया, जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर इस जगह पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई एक वेज डैश फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है इसमें 2 और 1 3, 3 और 1 4 कार्बन है और एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकंड नंबर के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना चाहता हूँ, मैं इसकी रिएक्शन करवाना चाहता हूँ Y के साथ। अब कंडीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन तो स्टूडेंट्स ये हो सकती है कि जहां पर X लगा हुआ है उस X को हटा दिया जाए, उसकी जगह पर क्या आ जाए, Y आ जाए। जैसे यहां पर ये हुआ कि ये कार्बन की जगह कार्बन आ गया, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आ गया, इस CH3 की जगह पर ये CH3 आ रहा है, और इस हाइड्रोजन की जगह पर यह हाइड्रोजन आ रहा है, और ये C2H5 की जगह C2H5 है, और X की जगह पर क्या आ चुका है, Y आ चुका है। इसे अपन कहते हैं स्टूडेंट्स रिटेंशन। ये क्या कहलाता है, रिटेंशन कहलाता है। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड बना है वो कैसा है, रिटेंशन कंपाउंड है, यानी जहां पर X था उसी की जगह पर क्या आ गया, आपका कोई दूसरा अदर न्यूक्लियोफाइल या कोई अदर ग्रुप आ गया है, Y जैसे कोई अदर ग्रुप है। ठीक है ना। अब यहां पर एक कंडीशन ये हो सकती है स्टूडेंट्स के जस्ट रिवर्स हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार्बन की जगह कार्बन आ गया, अब ये हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ था लेकिन वो यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, ये CH3 यहाँ था लेकिन ये CH3 कहाँ आ जाता है, मान लीजिए जैसे ये CH3 यहाँ पर आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, C2H5 यहाँ रह गया। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ गया, Y आ गया। अब देखिए ये और ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, उल्टे हैं, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, इन्वर्जन। यानी कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इन्वर्जन कंपाउंड, ये इन्वर्जन कंपाउंड है। ठीक है ना। अच्छा, एक कंडीशन स्टूडेंट्स ये भी हो सकती है कि आपके पास सपोज मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है, A, और ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है, B। ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशन एक ये भी आ सकती है कि आपके पास A और B दोनों ही मिल जाए, कंपाउंड जो बना है आपका प्रोडक्ट उसमें 50% आपके पास A मिल जाए और 50% आपके पास कौन सा मिल जाए, B मिल जाए, या इनका रेशियो चेंज भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ले रहे हैं 50-50%। ठीक है ना। तो अगर 50-50% हो जाता है, जब 50% रिटेंशन होगा 50% इन्वर्जन होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा अगर 50% इन्वर्जन होगा 50% जो है रिटेंशन होगा, तो वो जो मिक्सचर होगा इस मिक्सचर को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, इसे कहा जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, आपका रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा, ये रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। अब बात समझने की कोशिश करें, रिटेंशन अपन ने पढ़ा था इन्वर्जन, और इन्वर्जन कौन सा पढ़ा था अपन ने, वाल्डन इन्वर्जन। ये जो वाल्डन इन्वर्जन होता है वो कौन सी रिएक्शन के अंदर होता है, SN2 रिएक्शन के अंदर। तो जो प्रोडक्ट बनता है SN2 रिएक्शन के अंदर वो वाल्डन इन्वर्जन होता है। अच्छा, मान लीजिए मैंने कहा कि अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है,
अगर ये कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल सही। चलिए अब यहां पर अपन बात करते हैं रेसिमिक मिक्सचर की। अपन ने कहा था रेसिमिक मिक्सचर किसमें बनता है, तो SN1 रिएक्शन के अंदर बनता है, ठीक है। अब यहां पर ये है रिटेंशन और ये है क्या है, इन्वर्जन। अभी इसके लिए अपन ने कहा कि मान लीजिए ये जो कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये लिवोरोटेटरी होगा, यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50% क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 50% एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है तो जो टोटल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड बनेगा क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं होगा, वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बस ये जो कुछ रिएक्शंस हैं, ये जो कुछ बातें हैं, ये आपको याद रखनी है आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपका चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स में दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स।